Assalamu alaikum students. My name is Sarmasdeep. Today is our lecture number 9 of 7th class science. बेटा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी हार्ट अटैक के बारे में, जिसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी कहा जाता है। तो एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो मेड होता है मसल सेल्स का, वो मसल सेल से जो है वो मिलकर बना हुआ है। अब सेल्स हैं तो उनको एनर्जी चाहिए थी, तो उनको एनर्जी जो है वो हम फूड और ऑक्सीजन की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो ब्लड उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी का जो है वो हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि ये ब्लड वेसल है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन और खुराक को हमारे हार्ट्स की तरफ। उसके बाद जब हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैटी फूड खा लेते हैं, ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें चर्बी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे प्लक बनना जो है वो शुरू हो जाता है। और बेटा प्लक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी कोरोनरी आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होगा कि दिल के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होगी। उससे जो है वो वहाँ के जो मसल सेल्स हैं वो डेथ हो जाएंगे, एंड द डेथ ऑफ द मसल सेल्स कॉल्ड हार्ट अटैक, और इसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जो है वो मसल्स डाई हो जाएं तो बेटा ब्लड जो है वो पंप नहीं कर सकता हमारा दिल, तो अल्टीमेटली जो डेथ है वो हो जाएगी। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करते थे तो यहाँ पे चेस्ट पेन थी, इसमें सीने के अंदर आपको जो है वो दर्द का एहसास था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो है वो तंगी महसूस हो रही थी, हैवी स्वेटिंग, काफ़ी तेज़ पसीना जो है वो ये था। और अब ये एक एमरजेंसी कंडीशन थी, तो लिहाजा आपको जो है वो 1122 या किसी भी अदर एम्बुलेंस को जो है वो का जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। इसको बेटा हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आजकल ये जो डिज़ीज़ है काफ़ी जो है वो कॉमन होती जा रही है। बहुत सारी इसके पीछे रीज़न्स हैं, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आपको जो है वो सामने नज़र आ रही होगी, तो इसको रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेटा हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का सिस्टम है सर्कुलेशन का, ये उसका एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अब ब्लड प्रेशर ब्लड का फ्लो है, ठीक है। तो ब्लड जब मूव करता है तो सिंपल सी बात है वो वॉल्स के अंदर एक चैम्बर के अंदर जो है वो मूव कर रहा है, तो उसका प्रेशर होगा ऑन दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरीज। अब आर्टरीज यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि बेटा हमेशा हमारा जो दिल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो उसका प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो प्रेशर सिर्फ जो है वो आर्टरीज ही फेस कर सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, अब नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg जो है वो इसमें हम मेजर करते हैं, और ये बेटा MCQs के लिए आप जो है इसको अंडरलाइन कर लें। द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ये आपको जो है वो अबव वैल्यू बताई गई है, ये है नॉर्मल वैल्यू 120/80। लेकिन अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर चला जाए, अबव हो जाए, तो बेटा उस कंडीशन में हम जो है वो इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वो कहते हैं। यहाँ तक अब सार जो है वो यहाँ पे एक आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास। अक्सर बच्चों ने जो है वो इसको नॉर्मल डेली लाइफ में देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। अ स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब ये आपके पास जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है जो बेटा ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर can damage the blood vessel and the result may be the failure of kidneys and heart। अगर बेटा ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 120 से ऊपर चला जाए, 140, 150 एंड 160, तो बेटा यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती हैं।
एंड द रिज़ल्ट मे बी द फेलियर ऑफ द किडनी एंड हार्ट, और इसका नतीजा जो है वो बेटा आपके सामने हमारे गुर्दे या हमारा दिल जो है वो नकारा होने की सूरत में सामने आएगा। मीन हमारा जो किडनी है या हमारा जो हार्ट है वो फंक्शनलेस हो जाएगा, वो अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। पीपल विद द हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लर्ड विजन, नोज ब्लीड्स एट्सेट्रा। अब जिन लोगों को बेटा हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो उनको ये कुछ अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होंगी। हेडेक होगा, सर में जो है वो दर्द है, फटीग, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थकावट का एहसास जो है उनको होना शुरू हो जाएगा। ब्लड विजन है, जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो अगर नॉर्मल भी वैसे आईसाइट है उसके अलावा भी उनको जो है वो दिखने में मुश्किलात होंगी, धुंधलाहट जो है वो उनको सामने जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद नोज ब्लीड्स है, नाक से जो है वो खून का बहना, ये भी इसमें शामिल है। फूड्स हाई इन फैट, ऐसी खुराक जिसमें बेटा फैट चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो। हाई सॉल्ट इनटेक, नमक की मिकदार ज़्यादा हो। स्मोकिंग, अगर वो शख्स जो है वो सिगरेट पीता है। ओबेसिटी, उसके ऊपर मोटापा भी है। डायबिटीज़, शुगर का पेशेंट भी है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, और उसके अलावा जो है वो बिल्कुल भी वर्जिश जो है वो नहीं करता या वर्जिश की जो है वो कमी है, एट्सेट्रा, रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो बेटा ये कुछ जो है वो आपके लिए पास कॉजेज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग दे सकते हैं फूड्स रिच इन फैट, यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग दें कॉजेज़ की कि हमारे पास कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के लिए हो सकते हैं। उसके बाद नीचे अब बेटा हम आ जाएं साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा या मैं भी आपको रीड कर देता हूँ कि स्मोकिंग कैन कॉज द हार्ट डिजीज़, सिगरेट नोशी जो है ये बेटा हार्ट डिजीज़ का जो है वो दिल की बीमारियों का मौजब बनती है, वजह है ये। मीन अगर हम सिगरेट पैकिंग को भी देखें तो इवन उसके ऊपर जो है वो सब वाज़े तौर पे लिखा होता है कि ये मुंह का जो है वो कैंसर कॉज करता है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग इसको कंटिन्यूसली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। It has been found that a person who smokes is more likely to have the heart problems than someone who does not smoke। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली वो शख्स जो बेटा ज़्यादा स्मोकर है, जो सिगरेट को जो है वो यूज़ करता है, उसमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन हु डू नॉट यूज़ द सिगरेट स्मोकिंग। मीन ऐसे लोग जो सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते उनके जिस्म में हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन पर्सनस के जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। अ केमिकल इन द टोबैको स्मोक कॉजेज ब्लड वेसल्स टू बिकम मोर नैरो। अब यहाँ पे केमिकल है जो टोबैको स्मोक के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जो ब्लड वेसल्स को ज़्यादा नैरो करता है, मीन वो उनको तंग करना जो है वो शुरू कर देगा, उनका जो डायामीटर है उसको स्मॉल कर देगा। उससे क्या होगा, ब्लड के फ़्लो के अंदर जो है वो कमी आ जाएगी या ब्लड का फ़्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्मोकर में इंक्रीज़, जिससे क्या होगा, उस स्मोकर का, उस सिगरेट पीने वाले शख्स का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। द हार्ट वर्क्स हार्डर टू पंप द ब्लड थ्रू दीज नैरो वेसल। सिंपल सी बात है, जो दिल है अब इसको ज़्यादा जो है वो तेज़ी से जो है वो हार्ट जो है वो इसको पंप करना पड़ेगा ताकि जो है वो नैरो ब्लड वेसल से जो है वो ब्लड को पास करवाया जाए। हार्ट पेशेंट्स आर आल्सो आस्क्ड नॉट टू स्मोक। अगर किसी शख्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या उसको जो है वो हार्ट अटैक आ चुका है तो डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं कि वो अब दोबारा जो है वो स्मोकिंग ना करे। वाई सिगरेट ब्रांड्स शुड नॉट बी एडवर्टाइज। अब यहाँ पे जो है वो आप भी मुझे आंसर देंगे कि क्यों जो है वो सिगरेट की जो ब्रांड्स हैं इनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायबिटीज़, शुगर जिसे हम कहते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ disease in which a person has high blood sugar because his her body does not produce enough insulin। अब डायबिटीज़ जो है ये एक बेटा ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी शख्स के जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसकी या उसके जिस्म के अंदर जो है वो
इंसुलिन मुनासिब मिकदार में प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब इंसुलिन क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? इंसुलिन इज़ द केमिकल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर पैंक्रियाज। अब बेटा इंसुलिन जो है ये केमिकल है, बनाता कौन है या प्रोड्यूस कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? तो ये बेटा हमारा पैंक्रियाज जो है, जिसे हम लबलबा कहते हैं, वो इसको प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। अब इंसुलिन क्या करता है? ये बेटा हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल हाई हुआ होता है उसको जो है वो लो करता है। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डिवेल्प्स डायबिटीज़। अगर किसी शख्स में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन की नॉर्मल अमाउंट प्रोड्यूस नहीं करता तो बेटा इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। लॉस ऑफ वेट। अब इसमें हमारे पास जो है वो सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ वेट, वज़न में एक वाज़ह कमी जो है वो आपको नज़र आएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है उस शख्स को जो है वो यूरिनेशन मीन यूरिन की जो है वो फॉर्मेशन उसकी बार बार होगी। एक्सेसिव थ्रस्ट। अब यहाँ पे जो है वो बार बार या बहुत शदीद किस्म की उसको जो है वो प्यास एंड हंगर, भूख लगेगी, एट्सेट्रा आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़। ये जो है वो कुछ अलामतें हैं डायबिटीज़ की। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर। अगर कोई शख्स जो है वो अपने शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर कंट्रोल नहीं करता, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आई साइट एंड हेयरिंग। अब उसको क्या क्या जो है वो चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहला है हमारा लॉस ऑफ आई साइट। बेटा उसकी जो बेनाई है, आँखों की रोशनी है, तो वो बिल्कुल जो है वो खो सकता है। एंड हेयरिंग, और उसके साथ जो सुनने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है उससे भी जो है वो महरूम हो सकता है। उसके अलावा बेटा हार्ट अटैक हो सकता है। गम डिजीज़, ये आपके जो मसूड़े हैं इनकी जो है वो माउथ के अंदर डिजीज़ हो सकती है। एंड द किडनी डिसऑर्डर, और उसके अलावा जो गुर्दों की बीमारियां हैं ये तमाम इसमें शामिल हैं। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। अब अल्लाह माफ़ करे अगर किसी शख्स को ये कंडीशन है तो ये बेटा किसे जो है वो बच सकता है? तो वो जो है वो मेडिसिन ले, उसके अलावा जो है वो अपनी डाइट जो खाना है उसको प्रॉपर करें, एंड टेकिंग एक्सरसाइज, और जो नॉर्मल है वो सुबह या शाम में जो है वो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नीचे देखें तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन ओवर ब्लड शुगर लेवल। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर बहुत बड़ा असर है, ये मुतासिर होते हैं। एक्स्ट्रा फैट्स आर नॉट गुड। कभी भी ऐसा खाना ना लें जिसमें फ़ैट, चर्बी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। वी नीड टू टेक दीज फूड्स केयरफुली। जब भी आप कोई ऐसा खाना खाएं तो आप इसके हवाले से केयरफुल रहें कि आप जो है एक फैटी जो है वो मटेरियल या फैटी फूड जो है वो ले रहे हैं। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर यूज़फुल फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। कुछ सब्जियां और फल हमारे पास हैं जो बेटा हम डायबिटिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एस्थमा। तो बेटा एस्थमा जो है इज़ एन एलर्जी, ये एक एलर्जी है दैट कॉजेज़ द एयरवेज ऑफ लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। जो बेटा हमारे उन एयरवेज, अब एयरवेज क्या है बेसिकली? ये वो ट्यूब्स हैं जो पाथवे प्रोवाइड करती हैं एक्सटर्नल एयर को, हवा की जो एयर है उसको कहाँ जाने के लिए? हमारे लंग्स तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एयरवेज ये हमारी जो हवा की नालियाँ हैं जिसको हम विंड पाइप भी जो है वो कहते हैं, तो बेटा यहाँ तो ये स्वेल हो जाएंगी, फूल जाएंगी, या ये बेटा बिल्कुल नैरो हो जाएंगी, इतनी बारीक हो जाएंगी कि यहाँ से एयर पास नहीं हो सकेगी। अ पर्सन विद एस्थमा में वीज। अब वीज क्या है? अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ। ठीक है, जब भी वो सांस लेगा तो एक जिस तरह किसी शख्स के सीने से गर्राने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन वहाँ से वीजिंग साउंड जिसे सीटियाँ बज रही होती हैं, इस तरह की जो है वो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगी। कफ, खांसी होगी उसको। एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और उसको जो है वो सीने के अंदर जो है वो टाइटनेस जो है वो महसूस होगी। द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्थमा
आर कॉल्ड एलर्जेंस। क्योंकि ये एलर्जी है तो एलर्जी को कॉज करने वाली हम ऑब्जेक्ट्स को, कॉजर्स को, या हमारे पास जो भी इसमें फैक्टर होगा उसको बेटा एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जेंस कौन कौन से हैं? डस्ट माइट्स, उसके बाद पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में कॉज एस्थमा। ख़ास तौर पे कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ को बेटा पोलन ग्रेन से होती है। सच है जब हमारे पास जो है वो स्प्रिंग सीज़न आता है, जब बाहर का मौसम आता है, तब जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तब ये इशू आता है लोगों को। एंड सम फूड्स में कॉज एस्थमा, और कुछ लोगों को खुराक से भी होता है, स्पेसिफिक फूड खाने से जो है वो उनको एस्थमा जो है वो हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स कौन कौन से हैं? वो कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक में बी कफ, खांसी है इसमें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर जो है वो इसी तरह एयरवेज नैरो हो जाएंगी तो सांस के अंदर जो है वो शॉर्टनेस आ जाएगी, उसकी तंगी हो जाएगी। विजिंग, उसी तरह विजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, बहुत ही जो है वो मुश्किल पेश आएगी सांस लेने के अंदर। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगी। स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा। एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट, और अल्टीमेटली जो है वो पल्स रेट, दिल की जो धड़कन है उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सीवियर एस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, अगर ये अल्लाह माफ़ करे शदीद हो जाए तो बेटा अल्टीमेटली जो है ये डेथ भी कर सकता है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जो एयरवेज हैं वो बिल्कुल नैरो होती होती जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी, इतनी क्लोज़ हो जाएंगी कि हमारे पास जो है वो एयर पास आउट नहीं होगी। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर द एस्थमा बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। अब ये इजी नहीं है कि बेटा हम एस्थमा का जो है वो इलाज कर सकें, लेकिन जो है वो इसको हम नॉर्मल या एक्टिव कर सकते हैं विद द एस्थमा। अब किस तरह? ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्थमा, कोशिश करें, ये इंसान को जो है वो पता चल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मुझे इस स्पेसिफिक चीज़ से जो है वो एलर्जी है, तो कोशिश करें कि उस ख़ास एलर्जेंस से जो है वो अपने आप को बचा के रखे ऑफ एस्थमा पेशेंट। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ, कोशिश करें, लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ एस्थमा पेशेंट के लिए है बेटा, तमाम बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को अपनी डेली रूटीन का जो है वो पार्ट बनाएं कि आपने डेली जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर, ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह गर्मियों का मौसम है तो पानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तलब होती रहती है, तो पानी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज इट विल गिव यू रिलीफ, तो ये आपको जो है वो सुकून पहुँचाएगा। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, किसी भी जो है वो डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ मेडिसन्स और इनहेलर्स। इनहेलर ये आपको साथ में डायग्राम नज़र आ रही है, जो रिस्पायरेशन सॉल्यूशंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ासतौर पे एस्थमा पेशेंट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा मेडिसन्स भी हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आज जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, नेम एट लीस्ट 2 डिजीज़ दैट कैन डैमेज ओवर किडनीज। अब बेटा हमने यहाँ पे कम से कम 2 ऐसी जो है वो डिजीज़, बीमारियाँ बतानी हैं जो हमारे किडनीज, गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं। सो सबसे पहली हमारे पास है दैट इज़ डायबिटीज़, सबसे पहले डायबिटीज़, एंड सेकंड इज़ दी हाई ब्लड शुगर, या हमारे पास जो है वो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास 2 डिजीज़ हैं दैट कैन डैमेज ओवर किडनीज। सबसे पहले डायबिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम बेटा पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा आप लोगों को करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर दी 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर दी 3 पार्ट्स ऑफ दी सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका दिल, ब्लड, खून, और बेटा ब्लड वेसल्स, खून की जो नालियाँ होती हैं, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये ज़रूरी क्यों है कि हमारा जो खून है वो पूरे जिस्म में ही जो है वो सर्कुलेट हो, वो हाफ बॉडी में हो जाए, वो लोअर बॉडी के अंदर हो जाए, वो अपर बॉडी में हो जाए, वो लेफ़्ट में हो जाए, राइट में ना हो, या राइट में हो जाए, लेफ़्ट में ना हो,
तो ये पूरी बॉडी में होना क्यों ज़रूरी है? सो आंसर इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इम्पोर्टेंट बेटा किस लिए है? क्योंकि ये हमें मदद देता है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो खुराक, पानी, ऑक्सीजन और जो वेस्ट मटेरियल हैं इनको रिमूव किया जाए बॉडी से। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? गिव नेम्स। ये बेटा हम पहले जो है वो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम था बेटा, एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। मीन हार्ट के अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है जो 2 होते हैं, और इसी तरह 2 जो हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आज की बेटा डायरी देख लें। लर्न ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आपने जो अभी मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं ये आपने अच्छी तरह जो है वो रीड करना है। इनको बार बार 2-3 दफ़ा कम से कम रीड करें, इसको अच्छी तरह जो है वो माइंड में कंसेप्ट्स को क्लियर करें। और उसके अलावा जो अभी मैंने आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो समझाए हैं ये आपने नोटबुक पे राइट भी करने हैं और उसके अलावा लर्न भी करने हैं। और बेटा नोटबुक वाला काम जो है वो काइंडली लिख के ग्रुप में चेक करवाया करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।